Hello everyone, how are you? Are you preparing for your forthcoming exam? Well, I'm Dr. DK Kaushik. Today I'm going to teach you the first chapter of the prose section of your book Flamingo. The book Flamingo for class 12 has been prescribed for the students of CBSE. The name of the first chapter is The Last Lesson, and it has been written by Alphonse Daudet. Some of the students are good enough to understand my lecture in English, but a few students are not able to understand the lecture in English. So I have decided to record my lecture in English as well as Hindi. So let's start the chapter, the last lesson. तो आपने सुना कि मैं इस चैप्टर को हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलाकर पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। द लास्ट लेसन की रचना अल्फोंस डॉडेट के द्वारा की गई है। उनका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1897 ईस्वी में हुई थी। वे एक फ्रेंच उपन्यासकार थे और वे छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे। प्रेजेंट चैप्टर द लास्ट लेसन उन दिनों लिखा गया था जब फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध हुआ था। इसे फ्रैंको जर्मन वार या फ्रैंको पर्शियन वार कहा जाता है। यह युद्ध 1870 से 1871 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस को पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया था। वास्तव में पर्शिया की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व पर्शियन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। याद रखना यह नाम, पर्शियन चांसलर जिनका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, इनके द्वारा किया गया था। इस कहानी में यह बताया गया है कि फ्रांस के दो जिसका नाम क्या है, एल्सिस और लॉरेन, पर्शियंस के हाथों में चले गए हैं। इस कहानी में फ्रेंच नाम का एक लड़का है जो लेखक खुद ही हैं, जिसे स्कूल जाने में थोड़ी देर हो गई है। उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके क्लास टीचर एम हैमिल पहले से ही क्लास में मौजूद होते हैं और वे घोषणा करते हैं कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा, मतलब आज के बाद फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। कल वे इस स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि कल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए एक नए शिक्षक आएंगे। फ्रेंच को यह सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। एम हैमिल फ्रेंच भाषा के सम्मान में आज कुछ इस तरह से पढ़ा रहे हैं मानो वे जो कुछ भी जानते हैं सब एक ही दिन में दे देना चाहता हूँ। तो अंत में वे बोर्ड पर लिखते हैं वाइवे ला फ्रांस। क्या लिखते हैं, याद रखना, वाइवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, अमर रहे। तो चलिए हम पूरी कहानी को टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करें। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ। Alphonse Daudet, 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. मतलब अल्फोंस डॉडेट का जन्म 1840 ईस्वी में तथा मृत्यु 1897 ईस्वी में हुई थी। वे एक फ्रेंच उपन्यासकार और छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार, मतलब द लास्ट लेसन फ्रैंको पर्शियन वार के दिनों में लिखा गया है। 1870 टू 1871, मतलब यह युद्ध 1870 से 1871 ईस्वी के बीच हुआ था। इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया, जिसमें क्या हुआ था, फ्रांस को पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया था। लेड बाय बिस्मार्क, और
इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा। तो बिस्मार्क कौन था? वही वो पर्शिया का चांसलर जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की। उसका पूरा नाम ओटो वॉन बिस्मार्क था। चलिए अब आगे जानते हैं। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. पर्सिया में उन दिनों शामिल थे जो अभी के राष्ट्र हैं, जैसे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के भाग। मतलब उन दिनों जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के भाग ये सब के सब पर्सिया ही कहलाते थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, मतलब इस कहानी में फ्रांस के ज़िले एल्सेस और लॉरेन हैव बीन पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, पर्सिया के हाथों में चले गए हैं। कौन पर्सिया के हाथों में चले गए हैं? एल्सेस और लॉरेन। रीड दिस स्टोरी, कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट, पता करने के लिए, व्हाट इफेक्ट दिस हैड, इसका क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट इफेक्ट दिस हैड, इसका क्या प्रभाव पड़ा ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूल के जीवन पर। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला, वेरी लेट, काफ़ी देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और काफ़ी डरा हुआ था कि मैं स्कोल्ड किया जाऊंगा, मैं डांटा जाऊंगा। स्पेशली खासकर, बिकॉज, स्पेशली का मतलब हुआ खासकर, बिकॉज, क्योंकि एम हैमिल हैड सेड, एम हैमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे हम लोगों से पार्टिसिपल्स से क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल्स से प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनका पहला शब्द भी। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा भाग जाने के लिए, मतलब मैंने भाग जाने को सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दरवाजे से बाहर ही दिन बिता देने को सोचा। इट वॉज सो वार्म, इतनी गर्मी थी, सो ब्राइट, इतनी चमक थी, यानी इतनी धूप थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, इसको ध्यान से समझना। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, मतलब पक्षियाँ चर्प कर रही थी, चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स मतलब जंगल के किनारे। देखिए, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब जंगल, और एज का मतलब है किनारा। तो एट द एज ऑफ द वुड्स का मतलब है जंगल का वैसा किनारा जहाँ से ओपन फील्ड शुरू होता है ना। तो यहाँ पक्षियाँ जंगल के किनारे वाले ओपन फील्ड में चर्प कर रही थी, चहचहा रही थी। आगे, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, मतलब सॉमिल का मतलब है आरा मशीन। बैक ऑफ द सॉमिल, आरा मशीन के पीछे, द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सियन सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग कर रहे थे यानी परेड कर रहे थे, या कहें सैन्य अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यह पार्टिसिपल्स के रूल की अपेक्षा ज़्यादा लुभावना था। क्या लुभावना था? वो जो पर्शियन सोल्जर्स वहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे वो देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास रोकने की ताकत थी। क्या रोकने की? वह फीलिंग जो सोल्जर्स के ड्रिलिंग को देखने को उकसा रहे थे। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल की ओर भागा।
When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी. बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड. फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सभी खराब न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आए थे, यानी उसी नोटिस बोर्ड से. द लॉस्ट बैटल्स, और वो खराब न्यूज़ क्या क्या, तो द लॉस्ट बैटल्स, हारे गए युद्ध. द ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से मैं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है. देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब जब मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा. द ब्लैक स्मिथ वॉचर, तो लोहार जिसका नाम क्या था, वॉचर था, हु वॉज देयर, जो वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ, यानी अपने प्रशिक्षु के साथ था. मतलब वो ट्रेनिंग ले रहा था उसे, यानी वो उसका चेला था, अपने चेले के साथ था या सहायक के साथ था. रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारा या मेरे पीछे चिल्लाया. कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेजी से मत जाओ बच्चे. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है, पर्याप्त समय है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था और तभी कह रहा है कि अभी बहुत समय है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था. एंड रिच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हम एम हैमल के छोटे बागीचे में हांफते हुए पहुंच गए, है ना. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल, प्रायः जब स्कूल शुरू होता था तब खूब हल्ला गुल्ला होता था, खूब शोरगुल होता था, है ना. देखते होगे कि बच्चे कितना हल्ला करते हैं जब स्कूल अभी शुरू नहीं होता है, टीचर अभी क्लास में नहीं होते हैं, तो काफ़ी शोरगुल होता है. तो उसी की बात की जा रही है कि जब स्कूल शुरू होता था तब खूब हल्ला गुल्ला होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था. क्या सुना जा सकता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, पाठ को यूनिसन में दोहराया जाना, यानी सबके द्वारा एक साथ मिलकर दोहराया जाना. वेरी लाउड, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से. विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथों को अपने कानों पर रखकर. टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छे से समझने के लिए. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और शिक्षक का महान डंडा. रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर रैप होना, यानी कि टेबल पर बजना, शिक्षक का डंडा. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी यह सब बिल्कुल शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क. देखिए, काउंट ऑन का मतलब है निर्भर रहना, और कमोशन का मतलब है हल्ला गुल्ला. तो यहाँ बात की जा रही है कि मैं अपने डेस्क पर पहुँचने के लिए निर्भर रहता था. पहले की बात कर रहे हैं, किस पर, कमोशन पर निर्भर रहता था, यानी हल्ले गुल्ले यानी शोरगुल पर निर्भर रहता था. विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे गए, मतलब उसमें कोई देखता भी नहीं था और मैं प्रवेश कर जाता था. खूब हल्ला गुल्ला होता रहता था और मैं प्रवेश कर जाता था, कोई देखता नहीं था. यानी सामान्यतः जब क्लास में शोरगुल होता रहता था तब मैं प्रवेश करता था. ऐसी स्थिति में मुझे कोई ध्यान से देख नहीं पाता था और अपने डेस्क पर चला जाता था.
बट ऑफ कोर्स, लेकिन बेशक, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमिल को देखा कि जो कि इधर उधर क्या हो रहे थे, घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने खतरनाक लोहे के रूलर यानी कि डंडे को अपनी कांख के नीचे रख करके वो इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, हर किसी के सामने अंदर जाना पड़ा, तो हर कोई देख रहा था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, है ना, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया हुआ था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, एम हैमिल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और काफ़ी दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर स्कूल, सॉरी, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अपने स्थान पर तीव्रता से चले जाओ छोटे फ्रेंच। यही कहा ना, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अपने स्थान पर तीव्रता से चले जाओ छोटे फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, बेंच के ऊपर से कूदा। एंड और क्या है, और अपने डेस्क पर बैठ गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपने डेस्क के पास बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया था। डिड आई सी दैट, मैंने देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। हमने देखा कि हमारे शिक्षक क्या पहने हुए थे, तो सुंदर हरा कोट, ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, एंड क्या पहने थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट कैसी थी, तो वो झालरदार शर्ट थी। और क्या थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काले रंग की सिल्क कैप थी, मखमली टोपी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब के सब एम्ब्रॉयडर्ड किए गए थे, यानी कि धागे से कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो नहीं पहनते थे, किसको छोड़कर, इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज को छोड़ करके, है ना। यानी कि क्या कहा गया इसमें, मतलब इन कपड़ों को वे, इन पोशाक को वे इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के दिन और प्राइज वाले दिन यानी इनाम वाले दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके साथ साथ, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज सोलम, इसके साथ साथ पूरा स्कूल इतना अजीब और कैसा प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग, पूरा कैसा प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इतना स्ट्रेंज अजीब सा, एंड सोलम गंभीर सा प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा चकित किया वो क्या था, टू सी ऑन द बैक बेंचेस, पीछे के बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली होते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गांव के लोग शांति से हम लोगों की तरह बैठे हुए थे, है ना। यही देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, अपने तिकोनिये हैट के साथ। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर।
द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व डाकिया, एंड सेवरल बिसाइड्स, और कई लोग उनके बगल में। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर ने एक पुराना प्राइमर यानी कि प्रवेशिका लाया था। प्रवेशिका क्या है? तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो सबसे पहले लेसन की जो बुक होती है, किताब होती है, उसे हम प्रवेशिका कहते हैं। हम लोग बचपन में मनोहर पोथी पढ़ा करते थे। वह क्या थी? वह एक प्रवेशिका या प्राइमर ही तो थी। तो चलो, तो बूढ़े हाउजर एक प्राइमर लेकर आए थे, जो कि क्या था? थम्ड एट द एजेस, किनारे पर थम्ड था, मुड़ा हुआ था। एंड ही, पुराने होने के कारण किताबें मुड़ नहीं जाती है, इसीलिए यहाँ कहा गया थम्ड एट द एजेस। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वे इसे अपने घुटनों पर खोलकर पकड़े हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने महान चश्मों को आप पेजेस पर डाले हुए थे, यानी उन्हीं की सहायता से वो पढ़ रहे थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, विराजमान हो गए। एम हैमिल कौन है? क्लास टीचर, याद रखना। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसे वे मेरे साथ प्रयोग करते थे, सेड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, एल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में। अब एल्सिस एंड लॉरेन के स्कूलों में क्यों? क्योंकि इन्हीं दो जिलों को जीत लिया गया था, तो इसलिए इन दोनों जिलों में क्या पढ़ाने का आदेश मिला था? जर्मन पढ़ाने का। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए शिक्षक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत सावधान हो जाएं, काफ़ी सावधानी पूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक सुने। What a thunderclap these words were to me, वे शब्द कितने थंडर क्लैप की तरह थे, कितने बिजली की कड़क की तरह थे। ओह द wretches, ओह काफ़ी बुरा। That was what they had put up at the town hall, ओह वही उन लोगों ने टाउन हॉल पर लगा दिया था। My last French lesson, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। Why? क्यों? I hardly know how to write, मैं लिखना जानता भी नहीं था, मुश्किल से मैंने लिखना शुरू किया था, मैं लिखना जानता भी नहीं था। I should never learn anymore, अब मुझे कभी नहीं सीखना होगा। I must stop there, then, तब मुझे वहीं रुक जाना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज, ओह मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठों को नहीं सीखने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने का। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार नदी में फिसलन जाने का। मतलब यहाँ फ्रेंच कहना चाहता है कि पक्षियों के अंडे ढूंढने के चक्कर में और सार नदी में फिसलने के चक्कर में वह फ्रेंच भाषा को सीख नहीं सका, जिसका उसे बहुत दुख है। आगे कहते हैं, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सेम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी किताबें जो कि थोड़ी देर पहले समस्या प्रतीत होती थी, न्यूसेंस लगती थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लगती थी ढोने में। माई ग्रामर, मेरा ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मेरे संतों का इतिहास,
वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वे सब के सब अब क्या हो गए थे, पुराने मित्र हो गए थे. दैट आई couldn't give up, जिसे मैं नहीं त्याग सकता था. एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल को भी. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वे जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, इस विचार ने मुझे क्या किया, मेड मी फॉरगेट, ने मुझे भुलवा दिया, मुझसे भुलवा दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में. एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कि वे कितने खड़ूस थे, कितने वो सनकी थे. पुअर मैन, बेचारा आदमी. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट, यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही था कि ही हैड पुट ऑन मतलब पहनना, ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उन्होंने पहन रखा था अपने सुंदर संडे क्लोथ्स को, यानी रविवार को पहने जाने वाले वस्त्रों को. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों गांव के बूढ़े लोग वे सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वहाँ बैठे हुए थे कमरे में पीछे की ओर. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए कि वे लोग भी दुखी थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे लोग ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यह उनका तरीका था हमारे मास्टर को थैंक करने का, धन्यवाद देने का. फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्षों की वफादार सेवा का. एंड ऑफ शोइंग द रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के लिए अपना सम्मान दिखाने का. दैट वॉज देयर नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा था. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया. इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, यह मेरी बारी थी सुनाने की. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, ध्यान से सुना क्या कहा गया. वट वुड आई नॉट हैव गिवन, मतलब मैंने क्या नहीं किया होता, टू बी एबल टू से, कहने लायक होने के लिए. दैट ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के उस खतरनाक रूल को, ऑल थ्रू, पूरी तरह से, वेरी लाउड एंड क्लियर, काफ़ी ज़ोर से और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक. यहाँ फ्रेंड्स ये कहते हैं कि मैंने क्या नहीं किया होता, पूरी तरह से ठीक ठाक तरीके से और बिना किसी गलती के बोलने को, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर पाया. क्या हुआ, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं लड़खड़ा गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों पर. एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना. आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंच. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफ़ी बुरा महसूस करते होगे. सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे होता है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम लोगों ने एक दूसरे को कहा है, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वाह मेरे पास पर्याप्त समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो हम लोग कहाँ आ गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सिस, वही तो अल्सिस के साथ बड़ी समस्या है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो,
और वो क्या करती है, एल्सेस क्या करते हैं, वह कल पर सीखना टाल देती है, कल पर छोड़ देती है कि कल कर लेंगे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब वे लोग जो बाहर हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, उन्हें अधिकार होगा तुमसे कहने को. अभी बाहर कौन लोग हैं, तो वे पर्सिया के वे सैनिक जो बाहर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में कह रहे हैं. आइए, हाउ इज इट, कैसा है ये, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. उन लोगों को अधिकार होगा ना ऐसा कहने का. कैसा है ये, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम लोग फ्रेंचमैन होने का नाटक करते हो. ये अधिकार होगा उन लोगों को कहने का कि नहीं. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम ना तो बोल सकते हो और नहीं अपनी खुद की भाषा को लिख सकते हो. मतलब न तो तुम अपनी भाषा में बोल सकते हो और न लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे खराब नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू reproach ourselves with. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं एक दूसरे को बुरा भला कहने की. मतलब हम सबको एक दूसरे कुछ से कुछ ना कुछ शिकायत है. Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए उतने anxious नहीं थे, चिंतित नहीं थे. They preferred to put you to work on a farm or at the mills. उन लोगों ने तुम्हें खेत में काम में लगाना या मिलों में काम करवाना ज़्यादा पसंद किया. So as to have a little more money, ताकि थोड़ा और पैसा कमा सकें, थोड़ा और पैसा आ जाए. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी दोष रहा है, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फेलोज, सॉरी नॉट फेलोज, flowers, have I not often sent you to water my flowers? क्या मैं तुम्हें प्रायः फूलों में पानी देने को नहीं भेज देता था. Instead of learning your lessons, पढ़ाई करने की बजाय, तुम्हारी पढ़ाई की बजाय मैं तुमको फूलों में पानी देने को नहीं भेज देता था. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद एक, एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. एम हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते गए. सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये कहते हुए कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है. द क्लैरेस्ट, सबसे स्पष्ट. द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिससे हम लोगों को अवश्य बचाकर रखना चाहिए. अमंग अस, हमारे बीच. एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए. क्यों? बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े हुए रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो मानो ये ऐसा है कि उनके पास जेल की चाबी है ना. सीखिए मातृभाषा का कितना प्रभाव होता है. देन ही ओपन अ ग्रामर एंड read us our lesson. फिर उन्होंने ग्रामर खोला और हमें पाठ पढ़ाया, हमें हमारा पाठ पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं यह देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित था कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितनी अच्छी तरह से इसे समझ गया था. ऑल ही सेड seemed so easy, so easy.
जो कुछ भी उन्होंने कहा प्रतीत हुआ इतना आसान, इतना आसान। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। अब मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यानपूर्वक सुना भी नहीं था। एंड दैट, और कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। उन्होंने कभी इतने धैर्य से नहीं समझाया था। इट सीम्ड एज इफ, ऐसा प्रतीत हुआ मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, बेचारा आदमी हम लोगों को दे देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वे जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हैंड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सब हमारे दिमाग में पुट कर देना चाहते थे, डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हम लोगों ने राइटिंग में अपना लेसन लिया। दैट डे, उस दिन, एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर हर अस। एम हैमिल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जो कि सुंदर गोल गोल अक्षर में लिखी गई थी। फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे दिख रहे थे छोटे झंडे की तरह। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो कि उस स्कूल के कमरे में हर जगह लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड, डंडे से लटके हुए। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर। यू आउट टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि कैसे सब लोग अपने काम पर लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज, एकमात्र आवाज़ थी, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कागज के ऊपर कलम चलाने की आवाज़। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ कीट उड़कर अंदर आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, वो जो कीट आ गए अंदर सो। Who worked right on tracing their fish hooks, जो कि बस अपनी कॉपी में क्या कर रहे थे, फिश हुक्स बना रहे थे। फिश हुक्स मतलब मछली मारने के लिए जो वंशी होती है ना, वो बना रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, मतलब वो इतने तन्मयता के साथ वो वंशी भी बना रहे थे मानो कि वो भी फ्रेंच ही था। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ, छत पर, द pigeons could very low, छत पर कबूतर बड़ी धीमी आवाज में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग उन्हें भी जर्मन में ही गवाएंगे। इवन द pigeons, कबूतरों को भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं अपनी राइटिंग को छोड़कर ऊपर देखता था, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair. मैंने एम हैमिल को अपनी कुर्सी पर गतिहीन बैठे हुए देखा। And gazing first at one thing, then at another. और मैंने उन्हें पहले एक चीज़ पर, फिर दूसरी चीज़ पर टकटकी लगाते हुए देखा। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो वे अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे स्कूल के कक्ष में सब कुछ कैसा दिखता है, वो अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 years he had been there in the same place. 40 वर्षों से वे वहाँ एक ही स्थान पर थे। विथ हीज गार्डन, अपने बागीचे के साथ।
आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर की ओर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास उनके सामने, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, बागीचे में अखरोट के पेड़, वॉलनट के, क्या हो गए थे? थोड़े लंबे हो गए थे, टॉलर हो गए थे। एंड द हॉववाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और हॉववाइन की लताएं जिन्हें उन्होंने खुद लगाया था, वो क्या हो गई थी? ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, खिड़की से होती हुई कहाँ चली गई थी? रूफ की ओर, यानी छत पर चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़कर कैसे उनका दिल टूट गया होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपनी बहन को ऊपर घूमते हुए और उनके बक्सों में सामान को पैक करते हुए सुनना, ये सब उनका दिल कैसे तोड़ दिया होगा। अब ये पैकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ देना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उन्हें हिम्मत थी हर पाठ को एकदम अंत तक सुनने के। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हम लोगों का हिस्ट्री का पार्ट था, हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बो, और तब जो बेबीज थे, छोटे बच्चे थे, उन लोगों ने उच्चारण किया, क्या उच्चारण किया? बा बे बी बो बो। ये फर्स्ट लेसन है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहाँ कमरे में पीछे, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हाउजर, बूढ़े हाउजर ने अपने स्पेक्टिकल्स को पहन लिया था, चश्मे को पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में प्राइमर को, प्रवेशिका को पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ अक्षरों का उच्चारण किया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वे भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ भावुकता से लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट, और उनको सुनना इतना मजा किया था कि वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है दैट लास्ट लेसन, उस अंतिम पाठ को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक क्या हुआ? चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंगुलस, तब क्या हुई? प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडो। देखिए क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ है कि पर्सियंस जो कि सैन्य अभ्यास कर रहे थे, वो लौट रहे थे, और उसकी बिगुल की आवाज़ खिड़की के अंदर आई। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत पीले, यानी बहुत फीके पड़ गए थे। इन हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कोई चीज़ ने उनके गले को रोक दिया।
या कुछ उनके गले में फंस गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन, वे जारी नहीं रह सके, मतलब वे आगे कुछ बोल नहीं पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा जितने बड़े शब्दों में वो लिख सकते थे। क्या लिखा उन्होंने? वाइवे ला फ्रांस। क्या लिखा? याद रखना, वाइवे ला फ्रांस मतलब है फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुके, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और लीन मतलब होता है झुका लेना, और अपने हेड को, अपने माथे को दीवार पर झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, बिना एक शब्द बोले ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और अपने हाथ से हम लोगों को जेस्चर किया, इशारा किया। क्या इशारा किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। तो बस इतना ही है इस लेसन में। आशा है कि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और इसे पूरी तरह से समझ लिया होगा। मैंने फ्लेमिंगो के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को पहले ही आपको दे दिया है। आप उन्हें पढ़ें और समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके पास फ्लेमिंगो के क्वेश्चंस आंसर्स नहीं हैं, तो आप द ओक्सोनियन इंग्लिश के कॉन्टेक्ट नंबर पर फ़ोन कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।